नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी का स्वागत अभिनंदन है टीटी फैमिली शिक्षकों के परिवार जायसवाल कोचिंग सेंटर पर, पावर्ड बाई शिक्षा ही प्रकाश है। दोस्तों, बात करेंगे आज हम सीडीपी बाल विकास के 120 क्वेश्चंस करने जा रहे हैं, मैराथन क्लास करने जा रहे हैं, जो आपके सीडीपी के 30 महत्वपूर्ण प्रश्नों का कंप्लीट कर देगा। जो 120 प्रश्न है पूरा निचोड़ रहेगा। ये संभावित प्रश्न है आपके, इन्हीं में से आपके प्रश्न पूछे जाएंगे बाल विकास सीडी में से। तो चलिए सभी लोग तैयार हो जाइए। बाकी सभी प्रैक्टिस सेट चल रहे हैं, जिसका आई बटन पे यहाँ पे ऑलरेडी आपको लिंक दे दिया गया है। तो चलिए देर न करते हुए शुरुआत करते हैं कंटिन्यू। जिनमें से पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। इस समाजीकरण की प्रक्रिया में कितने चरण होते हैं? तो दोस्तों, समाजीकरण की प्रक्रिया में 3 चरण होते हैं। पहला होता है समाज के नियमों को सीखना, समाज के नियमों के अनुरूप अपना व्यवहार करना और सामाजिक प्रवृत्तियों का विकास करना। तो ये 3 आपके समाजीकरण की प्रक्रिया के चरण होते हैं। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि शिशु के मस्तिष्क का वजन लगभग कितना होता है? तो शिशु के मस्तिष्क का वजन लगभग आपके 350 ग्राम होता है। इसको भी आप लोगों को नोट कर लेना है। अगला प्रश्न दिया गया है, स्वस्थ मनुष्य के मस्तिष्क का वजन कितना होता है? तो एक स्वस्थ मनुष्य का मस्तिष्क का वजन 1400 ग्राम के आसपास होता है। इसके बाद अगला प्रश्न है, जो स्क्रीन पर ऑलरेडी आपके दिया गया है। प्रश्न दिया गया कि 6 माह में बालक का वजन लगभग कितना हो जाता है? जी हाँ, अगर वह बालक जो है 6 माह का है तो 6 माह में बालक का वजन जो है कितना हो जाता है? तो ये जान लीजिए, 6 माह में बालक का जो वजन है वह जन्म के समय से वजन का दोगुना हो जाता है। मान लीजिए कोई भी बालक का जन्म के समय 4 किलो है तो 6 माह में वह कितना हो जाता है? दोगुना 8 किलो का हो जाता है। कोई भी बालक जन्म के समय 3 किलो है तो 6 महीने बाद 6 किलो हो जाता है। दोगुना बढ़ जाता है 6 महीने के बाद। इसके बाद अगला प्रश्न है, 1 वर्ष में बालक का वजन कितना होता है? 1 वर्ष में बालक का वजन जन्म के समय के वजन का 3 गुना होता है। जन्म के समय अगर बालक का वजन 3 किलो है तो वह 1 वर्ष में कितना हो जाता है? 9 किलो का हो जाता है, 3 गुना हो जाता है। किसी भी बालक का जन्म के समय 4 किलो है तो वह 1 वर्ष बाद 4 तिहाई 12 किलो होगा। 3 गुना जो है वजन बढ़ता है 1 वर्ष में। इसके बाद अगला प्रश्न है, जन्म के समय किसकी लंबाई अधिक होती है? जी हाँ, जन्म जब लेते हैं बालक या बालिका में, दोनों में से किसकी लंबाई अधिक होती है? तो जन्म के समय लड़कों की लंबाई लड़कियों की लंबाई की तुलना में अधिक होती है। तो यहाँ पे किसका होगा? बॉयज। ठीक है, क्या हो जाएगा? बॉयज, यानी बॉय की लंबाई अधिक होती है अपेक्षा लड़कियों की बात करें, वो भी जन्म के समय। अगला, जन्म के समय बालक एवं बालिका की लंबाई कितनी होती है? तो जन्म के समय बालक की जो लंबाई होती है वह 20 इंच होती है और बालिका की लंबाई 19.5 इंच होती है। यानी कितना अंतर होता है? 0.5 इंच का केवल अंतर होता है बालक और बालिका में। तो बालक की 20 इंच और बालिका की 19.5 इंच होती है। मानव के अस्थाई दांत या दूध के दांत कितने होते हैं? कई बार पूछा गया है। तो दूध के दांत 20 होते हैं, जिसे हम अस्थाई कहते हैं। तो स्थायी दांतों की संख्या कितनी होती है? यह आपको कमेंट करके बताना है। स्थायी दांतों की संख्या कितनी होती है? सभी कमेंट करके फीडबैक करके बताइए। अगला प्रश्न है, मानव के स्थायी दांत कितने होते हैं? तो मानव के स्थायी दांत 12 होते हैं। 20 आपके अस्थायी होते हैं और 12 आपके स्थायी होते हैं। टोटल जो लेते हैं टोटल 32 हमारे हो जाते हैं। तो 32 दांत होते हैं कि नहीं होते? सभी कहते हैं ना कि ये 32 मत निकालो। तो 32 मतलब ये दांत मत निकालो। टोटल 32 दांत होते हैं, इसलिए आमतौर पर कह देते हैं ये 32 मत निकालो, यानी अगर ज़्यादा कोई हंस रहा है तो। अगला प्रश्न, किशोर अवस्था में कितने दांत आते हैं? तो किशोर अवस्था में केवल 4 दांत आते हैं, जिन्हें अक्ल की डाढ़ कहा जाता है। कहते हैं अब तुम्हारे अक्ल आ गई है। ये किशोर अवस्था में 4 दांत आते हैं। किशोर अवस्था की आयु 12 से लेकर 18 वर्ष तक की आयु होती है। इस अवस्था में ये अक्ल की डाढ़ आती है, जो जिनकी संख्या 4 होती है। अगला प्रश्न है, बुद्धि का संज्ञानात्मक सिद्धांत किसने दिया? तो आप सभी लगभग जानते हैं, बुद्धि का संज्ञानात्मक सिद्धांत आपके जीन पियाजे जी ने दिया है। इसी के साथ ही अगला प्रश्न है कि बुद्धि का संवेगात्मक विकास किसने दिया? तो बुद्धि का संवेगात्मक विकास जो है गोलमैन ने दिया था। जी हाँ। अगला प्रश्न आता है, बुद्धि का संरचना सिद्धांत किसने दिया? तो बुद्धि का जो संरचना सिद्धांत है वह आपके आइजैक ने दिया था। जी हाँ, बुद्धि का संरचना सिद्धांत किसने दिया? नोट कर लीजिएगा, आइजैक ने किया था, ये भी नोट कर लेना है। इसके साथ ही अगला प्रश्न है, किशोर की सबसे नाजुक एवं संवेदनशील समस्या क्या होती है?
जी हाँ, किशोर की सबसे नाजुक और संवेदनशील जो समस्या होती है वह यौन संबंधी समस्या होती है। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है, मानव विकास की किस अवस्था के बाद व्यक्ति जो है परिपक्व हो जाता है? तो मानव विकास की किशोरावस्था के बाद जो है व्यक्ति परिपक्व हो जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, शिक्षण की विभिन्न विधियों के प्रयोग के लिए कौन सी अवस्था जो है सर्वाधिक उपयुक्त है? जी हाँ, सभी लोग बताइए। शिक्षण की विभिन्न विधियों में प्रयोग करने के लिए जो अवस्था सर्वाधिक उपयुक्त अवस्था होती है वह हमारी बाल्यावस्था कहलाती है। और बाल्यावस्था का आयु 6 से लेकर 12 वर्ष तक का होता है, जिसमें 6 से लेकर 9 वर्ष तक पूर्व बाल्यावस्था होती है और 9 से लेकर 12 वर्ष तक उत्तर बाल्यावस्था होती है। खिलौने की आयु पूर्व बाल्यावस्था को कहा जाता है, यानी 6 से लेकर 9 वर्ष तक की अवस्था को कहा जाता है। ये भी कई बार पूछ लिया जाता है। इसके साथ ही अगला प्रश्न है, मैं कौन हूँ, मैं क्या हूँ आदि जैसी प्रबल भावनाएं बालक के किस अवस्था में होती है? तो बालक के किशोरावस्था में होती है। इसी के साथ ही दोस्तों आपका अगला प्रश्न है, विकास कभी ना समाप्त होने वाली प्रक्रिया है, यह विचार किस सिद्धांत से संबंधित होता है? यह विचार निरंतरता के सिद्धांत से संबंधित हो जाता है। अगला प्रश्न है कि शिक्षा मनोविज्ञान एक विज्ञान है, किसका है? तो शिक्षा मनोविज्ञान मानव व्यवहार का एक विज्ञान है। अगला प्रश्न जो आपके स्क्रीन पर ऑलरेडी दिया आ चुका है कि विकास प्राणी में प्रगतिशील परिवर्तन है जो निश्चित लक्ष्यों की ओर निरंतर निर्देशित होता है। यह किसका कथन है? तो यह आपके ड्राइवर का कथन है। इस आइए अब देख लेते हैं आपका अगला प्रश्न क्या पूछा जा रहा है। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि शरीर में सबसे लंबी हड्डी का नाम क्या है? जी हाँ दोस्तों, जो हमारी बॉडी है इसमें सबसे लंबी हड्डी का नाम क्या है? तो फीमर, जो जांग में होती है, सबसे लंबी हड्डी है। इसके साथ ही शरीर में सबसे छोटी हड्डी का नाम क्या है? तो शरीर में सबसे छोटी हड्डी का नाम स्टेपीज को, जो कान में होती है। इसके साथ ही अगला प्रश्न है, शरीर में सबसे मजबूत हड्डी का क्या नाम है? तो शरीर में जो सबसे मजबूत हड्डी होती है वह होती है मांडीबल, जो कि जबड़े में होती है। अगला प्रश्न है, जन्म के समय नवजात शिशु की त्वचा का रंग जो है कैसा होता है? तो जन्म के समय जो नवजात शिशु होता है उसका रंग हल्का गुलाबी होता है, क्योंकि 15 दिन के बाद त्वचा स्थायी रंग को फिर प्राप्त करता है, इसलिए जन्म के समय नवजात का रंग हल्का गुलाबी रंग का होता है। नवजात शिशु कितने घंटे सोता है भैया? तो सभी कमेंट कीजिएगा। जी हाँ मेरे प्यारे प्यारे भाई बहन गृहिणी जिनका सपना है टीटी एग्जाम को फतेह करना, शिक्षक भर्ती में अव्वल आना, जायसवाल सर आप सभी का अभिनंदन स्वागत करते हैं। तो नवजात शिशु कितने घंटे सोता है? तो 18 से 20 घंटे, किंतु वह हर 2 घंटे में जाकर अपनी मांसपेशियों को घुमाता है। तो 18 से 20 घंटे की बात करते हैं। अगला जो प्रश्न है कि बालक का विकास जो है 6 वर्ष तक लगभग कितने प्रतिशत हो जाता है? तो बालक का विकास देखा जाए 6 वर्ष तक जो है 90% तक जो है विकास बालक का हो जाता है। बालक का विकास 10 वर्ष तक लगभग कितने प्रतिशत हो जाता है? तो 10 वर्ष में लगभग का 95% जो है बालक का विकास हो जाता है। इसके साथ ही बाल्यावस्था में बालक की हड्डियां कितनी होती हैं? तो बाल्यावस्था में बालक की हड्डियां 270 से लेकर 350 तक होती हैं। इसके साथ ही अगला प्रश्न है, निःशुल्क एवं बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 का विस्तार जो है आपका किस राज्य में जो है नहीं हुआ है? तो सभी लोग जानते हैं जो आरटी एक्ट 2009 है आपका, इसका जो विस्तार है आपके जम्मू कश्मीर में नहीं हुआ था। इसके साथ ही अगला प्रश्न है, शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 के तहत विद्यालय को जो है कितने प्रतिशत सीट आरक्षित करना अनिवार्य होगा? तो शिक्षा अधिकार अधिनियम आरटी एक्ट 2009 के तहत जो है 25% जो है विद्यालय में, निजी विद्यालय जो प्राइवेट विद्यालय होते हैं उनके लिए जो है सीट आरक्षित करना अनिवार्य होगा। ये भी आपका इम्पोर्टेंट है, आरटी एक्ट 2009 में सारी चीज़ें दी गई हैं। अगला है, बालकों का भाषाई विकास का क्रम क्या होता है? तो बालकों के भाषाई विकास का जो क्रम होता है, पहला होता है रोना, जो रुदन और क्रदन होता है। इसके बाद बबलाना होता है। इसके बाद हाव भाव होते हैं। तो जो रुदन और क्रदन होता है ये रोना में आता है, ये पहला कहलाता है। इसके बाद बबलाना, इसके बाद हाव भाव की बात करते हैं। अगला कि बालक का सबसे पहले क्या बोलता है? तो बालक सबसे पहले व्यंजन बोलता है, सबसे पहले माँ शब्द बोलता है जो कि एक व्यंजन है। अगला है, बालक का सबसे पहले किसकी भाषा को पहचानता है? तो बालक जो है सबसे पहले जो है अपनी माँ की आवाज़ भाषा को पहचानता है और इसे ही मातृभाषा कहते हैं। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, बालक किस उम्र में वाक्यों द्वारा अपनी बात को कह पाता है? तो बालक जब लगभग 5 वर्ष की उम्र में वाक्यों द्वारा अपनी बात को कह पाता है, जो कि आपके 5 वर्ष में बालक इसीलिए कहते हैं
स्कूल में दाखिला हो जाना चाहिए 5 वर्ष के बालक में, विद्यालय में जो है एडमिशन हो जाना चाहिए। तो बालक किस उम्र में वाक्यों द्वारा अपनी बात को कह पाता है? लगभग 5 वर्ष की उम्र में वह अपनी वाक्यों को अच्छी तरह से बोल लेता है, कह पाता है। बच्चे को सबसे पहले जो है भाषा का ज्ञान कहाँ से होता है? तो बच्चे को जो है सबसे पहले भाषा का ज्ञान अपने परिवार, फैमिली से होता है। इसके साथ ही अगला प्रश्न है कि 6वीं कक्षा में पढ़ने वाले बालक का शब्द भंडार लगभग कितना होता है? तो जो बच्चा 6वीं कक्षा में पढ़ता है, उस बालक का शब्द भंडार लगभग 50,000 शब्दों तक पहुँच जाता है। 10वीं कक्षा में पढ़ने वाले बालक का शब्द भंडार लगभग कितना होता है? तो 10वीं तक पढ़ने वाले बच्चों का लगभग शब्द भंडार 80,000 तक पहुँच जाता है। लड़के एवं लड़कियों में किसका शब्द भंडार अधिक होता है? तो लड़कियों का शब्द भंडार अधिक होता है। अगला प्रश्न है जो स्क्रीन पर ऑलरेडी दिया गया है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। भाषा को सीखने के साधन कौन कौन से होते हैं? तो भाषा के सीखने के साधन एक अनुकरण द्वारा या दोहराकर सीखा जाता है, खेल विधि द्वारा सीखा जाता है, कहानी सुनकर सीखा जाता है, वार्तालाप द्वारा सीखा जाता है, साथ ही साथ प्रश्नोत्तर विधि द्वारा सीखा जाता है। तो ये 5 है भाषा सीखने के 5 साधन हैं। अनुकरण, खेल विधि, कहानी सुनकर, वार्तालाप द्वारा और प्रश्नोत्तरी विधि। तो भाषा सीखने के 5 साधन हैं। इसके साथ ही अगला प्रश्न है, लड़कियां संकेतों द्वारा बात करना किस उम्र तक सीख जाती हैं? तो 6 वर्ष तक की उम्र पर जो है लड़कियों संकेतों द्वारा बात करना सीख जाती हैं। अगला, भाषा के विकास को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं? तो भाषा के विकास है उसको जो प्रभावित करने वाले कारक हैं, पहला होता है लिंग, इसके बाद होता है बुद्धि, इसके बाद होता है स्वास्थ्य, इसके बाद जनसंचार का माध्यम, समूह प्रभाव का माध्यम, और इसके बाद होता है सामाजिक आर्थिक स्थिति, पारिवारिक संबंध, विद्यालय और आस पड़ोस के प्रभाव। तो ये आपके 9 होते हैं भाषा विकास को प्रभावित करने वाले कारक। 9 में से कोई भी कारक पूछा जाए आप आसानी से पहचान जाएंगे। मनुष्य और पशु में मुख्य अंतर क्या होता है? तो मनुष्य और पशु में केवल बुद्धि का अंतर होता है। कहते हैं ना, जिसके बुद्धि नहीं होती है कहते हैं ये बिल्कुल तो पशु के समान है। ठीक है, तो बुद्धि नहीं होती उसी को पशु के समान बोला जाता है। बाकी ठीक है, पशु और मानव में अंतर केवल बुद्धि का ही है। बुद्धि को सबसे पहले परिभाषित किसने किया था? तो बुद्धि को सबसे पहले परिभाषित करने वाले आपके यूनान के दार्शनिक ने किया था। आधुनिक काल में बुद्धि का सबसे पहले किसने समझाया? तो आधुनिक काल में बुद्धि को अल्फ्रेड बिने ने 1904 में बताया था। अगला प्रश्न है, मानसिक आयु के माध्यम से बुद्धि को किसने परिभाषित किया? तो मानसिक आयु के माध्यम से बुद्धि को अल्फ्रेड बिने ने परिभाषित किया था। और अल्फ्रेड बिने ने बताया था कि बुद्धि 2 प्रकार की होती है, एक मानसिक आयु बुद्धि होती है, दूसरी वास्तविक आयु बुद्धि होती है। अगला है, अल्फ्रेड बिने किस देश के निवासी थे? तो अल्फ्रेड बिने आपके फ्रांस देश के निवासी थे। अल्फ्रेड बिने किस विषय के प्रोफेसर थे? अल्फ्रेड बिने मनोविज्ञान विषय के प्रोफेसर थे। अगला है, बुद्धि का एक कारक का सिद्धांत किसने दिया? तो बुद्धि का एक कारक का सिद्धांत अल्फ्रेड बिने की बात करते हैं और इनको सहयोगी जो है ईस्टर्न, टर्मन और साइमन है। तो अल्फ्रेड बिने के सहयोगी कौन कौन से हैं? ईस्टर्न, टर्मन और साइमन। अगला जो प्रश्न है, बुद्धि के द्विकारक का सिद्धांत किसने दिया? तो बुद्धि के द्विकारक का सिद्धांत स्पीयरमैन ने दिया था, ये भी कई बार पूछा गया है। और बुद्धि के 2 कारक कौन कौन से हैं? तो बुद्धि के 2 कारक, एक होता है जी कारक, एक होता है एस कारक। जी मतलब सामान्य होता है, एस मतलब होता है स्पेशल, जनरल और स्पेशल, दोनों चीजें समझ लीजिएगा। ठीक है। अगला प्रश्न है, गणित का सीखा हुआ ज्ञान भौतिक विज्ञान में सीखने में सहायता होता है, यह कौन सा आपका स्थानांतरण कहलाता है? तो ये आपका धनात्मक स्थानांतरण होगा, क्योंकि गणित का सीखा हुआ ज्ञान अगर आप भौतिक विज्ञान फिजिक्स में कार्य आ रहा है तो ये हमारा धनात्मक स्थानांतरण, अधिगम का कौन सा स्थानांतरण होगा? धनात्मक स्थानांतरण हो जाएगा। शैक्षिक समस्याओं का सर्वोत्तम समाधान क्या हो सकता है? तो शैक्षिक समस्याओं का सर्वोत्तम समाधान समूह द्वारा चर्चा होगा या समूह चर्चा द्वारा हो जाएगा। स्थानांतरण में सामान्यीकरण का सिद्धांत किस शिक्षा मनोविज्ञान ने दिया? तो स्थानांतरण में सामान्यीकरण का सिद्धांत आपके CH जूड ने दिया था। इसके साथ ही अगला प्रश्न है कि मस्तिष्क द्वारा अपनी स्वयं की क्रियाओं का निरीक्षण किस विधि द्वारा किया जाता है? तो मस्तिष्क द्वारा अपनी स्वयं की क्रियाओं का निरीक्षण आत्मनिरीक्षण विधि द्वारा जो है किया जाता है। अगला प्रश्न है, निर्देशन का अर्थ क्या होता है? तो छात्रों को अपनी समस्या सुलझाने हेतु सहायता देना ही निर्देशन कहलाता है।
अगला, बच्चों में बौद्धिक विकास की 4 विशिष्ट अवस्थाओं की पहचान किसके द्वारा की गई? जीन पियाजे जी के द्वारा। संवेदी गामक अवस्था पहली अवस्था, 0 से लेके 2 वर्ष तक की अवस्था, 2 से लेके 7 वर्ष तक पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, 7 से लेके 11 तक मूल संक्रियात्मक अवस्था, 11 से लेके 15 वर्ष तक औपचारिक या अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। ये 4 अवस्थाओं की पहचान जीन पियाजे जी के द्वारा किया गया था। इसी के साथ विकास कभी ना समाप्त होने वाली प्रक्रिया है। यह विचार किससे संबंधित होता है? यह विचार निरंतरता के सिद्धांत से संबंधित हो जाता है। प्राथमिक स्तर पर एक शिक्षक निम्न में से किसे सबसे महत्वपूर्ण विशेष मानता है? तो प्राथमिक स्तर पर एक शिक्षक को निम्न में से जो महत्वपूर्ण विशेष मानता है वह होता है धैर्य और दृढ़ता। अगला जो प्रश्न है कि बाल्यावस्था में बालक भौतिक वस्तुओं के किस अवस्था तत्व में परिवर्तन समझने लगता है? तो बाल्यावस्था में जो है बालक में भौतिक वस्तुओं में जिस आवश्यक तत्व में परिवर्तन समझने लगता है वह द्रव्यमान, संख्या और क्षेत्र है। इसके साथ ही अगला प्रश्न है, दूसरे वर्ष के अंत तक शिशु का शब्द भंडार कितना हो जाता है? कि दूसरे वर्ष के अंत तक जो है शिशु का जो शब्द भंडार हो जाता है वह लगभग जो है आपके 100 शब्द के आसपास की बात करते हैं। दूसरे वर्ष के अंत तक की बात करेंगे। ठीक है, आई होप समझ गए होंगे। आइए बात करते हैं अगले प्रश्न की। 12 वर्ष तक के बालक के मस्तिष्क का भार कितना होगा? तो 12 वर्ष से बालक का मस्तिष्क भार 1260 ग्राम लगभग होगा और एक स्वस्थ मनुष्य का मस्तिष्क भार लगभग 1400 ग्राम के आसपास होता है। तो 12 वर्ष तक 1260 ग्राम, ये चीजें नोट कर लीजिएगा। अगला, मनुष्य के शरीर की कितनी हड्डियां होती हैं? तो मनुष्य के शरीर में 206 हड्डियां होती हैं और बालक के जन्म के समय टोटल 270 हड्डियां होती हैं। ये भी आप लोगों को नोट कर लेना। ठीक है, और बाल अवस्था में जो बालक की हड्डियां होती हैं कितनी होती हैं? तो बाल अवस्था में बालक की हड्डियां जो है 350 होती हैं। तो ये चीजें आपको नोट कर लेना है। अगला, बालक के विकास की दशा कैसी होती है? तो सिर से पैर की ओर होती है। इसे केंद्र से बाहर की ओर भी कहा जाता है, समान से विशिष्ट की ओर भी कहा जाता है। विश्लेषणात्मक मनोविज्ञान के जनक कौन है? तो विश्लेषणात्मक मनोविज्ञान के जनक आपके सिगमंड फ्रायड है। और अगला प्रश्न है, तूफान की अवस्था किसे कहा जाता है? तो तूफान की अवस्था किशोर अवस्था को कहा जाता है। किशोर अवस्था को तूफान को अवस्था किसने कहा? स्टेनले हॉल ने कहा। यह स्टेटमेंट काफी बार पूछा गया प्रश्न है। नैतिक विकास का सिद्धांत किसने दिया? तो कोहलबर्ग ने दिया। यह भी आप सभी लोग जानते हैं। मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत किसने दिया? मैकडूगल ने दिया था। 14 मूल प्रवृत्तियां बताई गई हैं और मूल प्रवृत्तियों से एक प्रश्नवश पूछा जाता है, संवेग से प्रश्नवश पूछा जाता है। संवेग क्या है? मन की उत्तेजित दशा को ही संवेग कहते हैं, जैसे क्रोध, खुशी, ये सारे संवेग के आपके एग्जाम्पल्स हैं। व्यक्तित्व का स्व सिद्धांत किसने दिया? तो व्यक्तित्व का स्व सिद्धांत आपके कार्ल रोजर्स ने दिया था। अगला प्रश्न है, वह स्तर जिसमें बच्चा किसी वस्तु एवं घटना के बारे में तार्किक रूप से सोचना शुरू कर देता है वह कौन सा स्तर है? तो जीन पियाजे जी का तृतीय स्तर मूल संक्रियात्मक अवस्था। मूल क्रियात्मक अवस्था में इस स्तर में बच्चा जो है वस्तु एवं घटना के बारे में तार्किक रूप से सोचना शुरू कर देता है। सृजनात्मकता मुख्य रूप से किससे संबंधित है? तो सृजनात्मकता मुख्य रूप से अपसारी चिंतन से संबंधित हो जाती है। और चिंतन अनिवार्य रूप से क्या होता है? तो चिंतन अनिवार्य रूप से एक संज्ञानात्मक गतिविधि होती है। अगला प्रश्न है, किसी बालक में चिंतन की योग्यता उसके सफल जीवन का मूल आधार होता है, ये किसने कहा है? तो ये किसने कहा है? क्रो एवं क्रो का कथन हो जाता है। अगला प्रश्न जो प्रश्न दिया गया है कि चिंतन की जड़ से किसी बच्चे में सर्वश्रेष्ठ चिंतन है तो उसे क्या कहेंगे? तो चिंतन की जड़ से किसी बच्चे में सर्वश्रेष्ठ चिंतन है उसे तार्किक चिंतन कहेंगे। अगला प्रश्न है, पियाजे जी के अनुसार किसी बालक में तार्किकता का भाव किस आयु तक होता है? तो किसी पियाजे जी के अनुसार देखा जाए किसी भी बालक में तार्किकता का भाव 7 वर्ष तक होता है, यानी कि द्वितीय अवस्था तक 2 से लेकर 7 वर्ष तक अवस्था होता है। जैसे ही तृतीय मूल क्रियात्मक अवस्था में पहुंचता है तो बालक में तार्किकता का जो है ज्ञान जो है थोड़ा बहुत शुरुआत हो जाती है। किसी बच्चे के चिंतन में आयु के बढ़ने के साथ साथ किसकी प्रधानता जो है बढ़ती है? तो बच्चे की चिंतन में अगर आयु के बढ़ रही है तो उसके साथ साथ उससे तर्क की प्रधानता भी बढ़ती जाती है। अगला, जन्म के बाद किसी बालक में चिंतन का विकास कब प्रारंभ होता है? तो जब बालक का जन्म हो जाता है, जब बालक 2 वर्ष का हो जाता है उसके बाद बालक में जो है चिंतन का विकास प्रारंभ हो जाता है। अगला प्रश्न है, किसी छात्र का बौद्धिक विकास, शारीरिक विकास तथा संवेगात्मक विकास जो है उसकी विकास की प्रक्रिया का कौन सा कारक होता है? तो किसी भी छात्र का बौद्धिक, शारीरिक और संवेगात्मक विकास की उसकी विकास की जो प्रक्रिया का आपका
उसके विकास की प्रक्रिया का जो कारक होता है ये हमारे आंतरिक कारक कहलाते हैं। ठीक है, इसको भी नोट कर लेना। अगला, माता पिता से संतानों को प्राप्त होने वाले गुणों को क्या कहते हैं? तो माता पिता से संतानों को जो गुण प्राप्त होते हैं उनको ही वंशानुक्रम कहा जाता है। अधिगम की प्रक्रिया कब पूर्ण होती है? तो अधिगम की जो प्रक्रिया होती है जब व्यवहार में स्थायी परिवर्तन हो जाता है तो अधिगम की प्रक्रिया पूर्ण हो जाती है। अगला है, मनोविज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? तो मनोविज्ञान का जनक जो है आपके सिगमंड फ्रायड को कहा जाता है। अगला प्रश्न है, अंधों की लिपि के जनक किसे कहा जाता है? तो अंधों की लिपि के जनक को लुई ब्रेल के नाम से जाना जाता है। अगला जो प्रश्न है कि धर्म तथा गर्व जैसी भावना का विकास किस अवस्था में होता है? तो धर्म और गर्व जैसी भावना का विकास आपके बाल्यावस्था पर होता है। अगला, मैकडूगल के अनुसार मूल प्रवृत्ति जिज्ञासा का संबंध कौन सा संवेग से होता है? तो यह आश्चर्य संवेग से आपका संबंधित हो जाता है। अंधों के लिए लुई ब्रेल ने कौन सी लिपि का प्रतिपादन किया? तो अंधों के लिए लुई ब्रेल ने ब्रेल लिपि का प्रतिपादन किया है। और अगला है, नर्सरी पद्धति के जनक किसे कहा जाता है? तो मारिया मोंटेसरी, इन्हीं के नाम से नर्सरी पद्धति है, मोंटेसरी पद्धति है, इसी को ही नर्सरी पद्धति के नाम से भी जाना जाता है। एलकेजी व यूकेजी पद्धति के जनक कौन है? तो एलकेजी और यूकेजी पद्धति के जनक आपके फ्रोबेल कहलाते हैं। अगला प्रश्न, जीन पियाजे जी कहाँ के मनोवैज्ञानिक थे? तो जीन पियाजे जी एक स्विट्जरलैंड के मनोवैज्ञानिक थे। साथ ही साथ जीन पियाजे जी किस विचारधारा के समर्थक थे? तो जीन पियाजे जी संज्ञानात्मक विचारधारा के समर्थक थे। अगला है, बुद्धि का समूह कारक का सिद्धांत किसने दिया? तो बुद्धि का समूह कारक का सिद्धांत थर्स्टन ने दिया था। और थर्स्टन के अनुसार बुद्धि के 7 कारक होते हैं। कितने कारक होते हैं? 7 कारक होते हैं। बुद्धि का बहुकारक का सिद्धांत किसने दिया? तो जब भी बुद्धि के बहुकारक की बात की जाती है थॉर्नडाइक का नाम आता है। थॉर्नडाइक की बात आती है, थॉर्नडाइक ने किस पर प्रयोग किया? बिल्ली पर प्रयोग किया था, ये भी आप लोग जानते हैं। अगला है, बहुबुद्धि का सिद्धांत किसने दिया? तो जब भी बहुबुद्धि का जिक्र होता है, इनके सिद्धांत की बात होता है, तो गार्डनर ने दिया था। अगला प्रश्न आता है कि बुद्धि का तरल ठोस सिद्धांत किसने दिया था? तो बुद्धि का तरल ठोस सिद्धांत आपके आरवी कैटल ने दिया था। इसके साथ ही अगला प्रश्न है, बुद्धि का प्रतिदर्श नमूना अर्थात सैंपल सिद्धांत किसने दिया? तो थॉमसन ने दिया था। जी हाँ, बुद्धि का प्रतिदर्श नमूना जो सैंपल सिद्धांत है किसने दिया? आपके थॉमसन मनोवैज्ञानिक ने दिया था। अगला, सीमा हर पाठ को बहुत जल्दी सीख लेती है जबकि लीना उसे सीखने में बहुत समय लेती है। तो यह विकास का कौन सा सिद्धांत कहलाएगा? यह विकास का व्यक्तित्व सिद्धांत कहलाएगा, क्योंकि उसकी सीखने की क्षमता अलग है, क्योंकि व्यक्तिगत विभिन्नताएं होती हैं। विकास का क्रम सभी के लिए एक समान नहीं होता है, भिन्नताएं हो जाती, विकास के क्रम में भी विभिन्नताएं पाई जाती हैं, इसलिए व्यक्तिगत विभिन्नताएं होती हैं। तो सीमा अगर हर पाठ को बहुत जल्दी सीख लेती है, लीना नहीं सीख पा रही, तो यह व्यक्तित्व सिद्धांत की बात करेंगे। निम्नलिखित में से खाली स्थान के अतिरिक्त सभी वातावरणीय कारक विकास को आकार देते हैं। तो शारीरिक गठन के अलावा जो है जो ऑप्शंस दिए रहेंगे वह सभी वातावरणीय कारक को आकार का गठन करेंगे। अगला जो प्रश्न है, एक अच्छी पाठ्यपुस्तक क्या बचाती है? तो कोई भी एक अच्छी पाठ्यपुस्तक होगी वह लैंगिक पूर्वाग्रह से बचाती है। अगला प्रश्न है, पियाजे जी के अनुसार संज्ञानात्मक विकास के किस चरण पर जो है बच्चा वस्तु स्थायित्व को जो है प्रदर्शित करने लगता है? तो जीन पियाजे जी के अनुसार पूर्व संक्रियात्मक चरण पर जो है बच्चा वस्तु स्थायित्व को प्रदर्शित करने लगता है। वह पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, द्वितीय अवस्था, 2 से लेकर 7 वर्ष तक की अवस्था। वह विचारात्मक प्रक्रिया जिसमें नूतन, वास्तविक तथा उपयोगी अवधारणाओं का प्रस्तुतिकरण निहित होता है उसे क्या कहा जाता है? उसे ही रचनात्मकता कहा जाता है। और ये आपका 100वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है कि माता पिता से वंशजों में स्थानांतरित होने वाले लक्षणों को क्या कहा जाता है? तो जो हमें माता पिता से हमें जो स्थानांतरित होते हैं वंशज, उनको लक्षणों को ही अनुवांशिकता कहा जाता है। और 100 प्रश्न कंप्लीट कर चुके हैं, 20 प्रश्न और करेंगे। ये आपके 120 क्वेश्चनों के यह बाल विकास की शिक्षा शास्त्र की मैराथन क्लास थी, जिसे 20 प्रश्न में अब 100 प्रश्न के बाद 101वां प्रश्न करेंगे। बुद्धि का कौन सा सिद्धांत समान बुद्धि अर्थात जी और विशिष्ट बुद्धि एस की उपस्थिति का समर्थन करता है? तो बुद्धि का जो सिद्धांत समान बुद्धि है वो स्पीयरमैन का द्विखंड सिद्धांत है, जो बुद्धि के जी विशिष्ट और बुद्धि का एस की उपस्थिति का समर्थन करता है, स्पीयरमैन का द्विखंड का सिद्धांत। अगला जो प्रश्न दिया गया है यहाँ पे स्क्रीन पर ऑलरेडी दिया गया है कि प्रतिबिंब, अवधारणा, प्रतीक एवं संकेत, भाषा, शारीरिक क्रिया
और मानसिक क्रिया ये किसके अंतर्निहित होते हैं? ये सारे विचारात्मक प्रक्रिया के अंतर्निहित होते हैं। अगला वह प्रक्रिया जिसके द्वारा माता पिता यह अनुमान लगाते हैं कि जो है उनके बच्चे सभी सकारात्मक गुण हैं, क्योंकि एक सकारात्मक गुण क्या कहलाता है? एक सकारात्मक गुण उसके परिवेश का प्रभाव भी कहलाता है। आपके जो परिवेश का प्रभाव होगा आप बच्चे में जान जाते हैं, बच्चे का गुण जान जाते हैं, बच्चे की बुद्धि आईक्यू जान जाते हैं कितना है, किस लेवल का बच्चा है। ठीक है, तो ये सब इम्पोर्टेंट बनता है किसके? परिवेश के प्रभाव से बनता है। एक समूह की बनावट का अध्ययन करने में प्रयुक्त होती है, तो किसी भी समूह के बनावट का अध्ययन करने में आपका समाज मिति विधि प्रयोग या प्रयुक्त की जाती है। अगला सफल साक्षात्कार के लिए आवश्यक क्या होता है? तो किसी भी सफल साक्षात्कार के लिए जो आवश्यक होता है वह आत्मीयता का स्थान होता है। इसी के साथ ही अगला प्रश्न है, प्रेरकी संप्रदाय से संबंधित है, तो प्रेरकी संप्रदाय से संबंधित आपका मैकडूगल है। अगला है, किस मनोवैज्ञानिक संप्रदाय ने बालक के मनोविज्ञान बुद्धि परीक्षण द्वारा आदि मनोवैज्ञानिक उप विषयों को सर्वप्रथम प्रस्तुत किया है? वह आपका कार्यात्मवाद। ठीक है, तो कौन सा संप्रदाय है? कार्यात्मवाद संप्रदाय की बात करते हैं। अंतर्दर्शन पद्धति मनोविज्ञान के किस संप्रदाय से संबंधित है? तो अंतर्दर्शन की जो पद्धति है वह मनोविज्ञान के कार्यात्मवाद से आपके संबंधित हो जाती है। अगला प्रश्न है, किस खेल प्रणाली का जन्मदाता माना जाता है? किसे खेल प्रणाली का जन्मदाता माना जाता है? तो फ्रॉबेल को खेल प्रणाली का जन्मदाता माना जाता है। कक्षा में निरंतर चलने वाली अंतःक्रियाओं का अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो जो कक्षा में निरंतर चलने वाली अंतःक्रियाएं होती हैं उनको ही समूह गत्यात्मकता कहा जाता है। 10 प्रश्न और करेंगे, इस 120 क्वेश्चन को कंप्लीट करेंगे। दोस्तों, साक्षात्कार का संबंध किससे होता है? तो साक्षात्कार का संबंध व्यक्ति से व्यक्ति होता है, चाहे वह बालक का शिक्षक से हो, शिक्षार्थी का विद्यार्थी से हो, अध्यापिका का बालिका से हो। तो साक्षात का संबंध व्यक्ति टू व्यक्ति अर्थात पर्सन टू पर्सन, व्यक्ति से व्यक्ति का होता है। अगला है, व्यवहारवाद किसके परीक्षणों पर आधारित था? तो व्यवहारवाद आपके इवेन पॉलोव के परीक्षण पर आधारित था और व्यवहारवाद के जनक जेबी वाटसन कहलाते हैं। ईपी पॉलोव ने किस पर प्रयोग किया? कुत्ते पर प्रयोग किया था, सभी लोग जानते हैं। क्लासिकल अनुबंधन का सिद्धांत सभी परिचित होंगे। अगला प्रश्न है, सीखने वालों के लिए यह आवश्यक है कि वह स्मरण रखे या भुला दे, यह कथन किसका है? तो सीखने वालों के लिए यह आवश्यक है कि क्या स्मरण रखे क्या भुला दे, यह कथन क्रो एवं क्रो का कथन हो जाता है, क्योंकि क्या स्मरण करें क्या भुला दें, क्या क्या दो बार रिपीट हुआ है और क्रो क्रो का कथन हो जाता है। अगला, शिक्षा में पूर्ण से अंश की ओर पद्धति किस संप्रदाय की देन है? तो शिक्षा में पूर्ण से अंश की ओर पद्धति जिस संप्रदाय की देन है वह आपका गेस्टाल्ट संप्रदाय कहलाता है। जी हाँ दोस्तों, गेस्टाल्ट संप्रदाय की देन क्या है? शिक्षा में पूर्ण से अंश की ओर। अगला, मनोविज्ञान के महत्व क्या होता है? तो मनोविज्ञान में निरीक्षणात्मक अंतर्दर्शन और बहिर्दर्शन इन दोनों का महत्व होता है। तो मनोविज्ञान में किसका महत्व होता है? निरीक्षण का, अंतर्दर्शन का और बहिर्दर्शन का। ठीक है, निरीक्षण में अंतर्दर्शन और बहिर्दर्शन इन दोनों का मनोविज्ञान में महत्व है। अधिगम के नियमों को किसने प्रतिपादित किया? तो अधिगम के नियमों को थॉर्नडाइक ने प्रतिपादित किया था। थॉर्नडाइक ने 3 मुख्य नियम दिए थे, सभी लोग जानते हैं। तत्परता का नियम, प्रभाव का नियम, अभ्यास का नियम। ठीक है, प्रभाव परिणाम या अभ्यास का नियम, 3 हमारे मुख्य नियम दिए थे और थॉर्नडाइक ने 5 गौड़ नियम दिए थे। तो अधिगम के नियमों किसने दिया? थॉर्नडाइक ने दिया था और इन नियमों से अक्सर प्रश्न पूछ लिया जाता है। खेल, गीतों व उपहारों द्वारा शिक्षा दी जाती है, किस पद्धति में दी जाती है? तो खेल, गीतों व उपहारों द्वारा जो शिक्षा दी जाती है वह किंडरगार्टन पद्धति में दी जाती है। जी हाँ दोस्तों, किंडरगार्टन पद्धति में खेल व गीतों उपहारों द्वारा शिक्षा दी जाती है। अगला प्रश्न है, मनोविश्लेषणात्मक प्रणाली के जन्मदाता कौन है? तो मनोविश्लेषणात्मक प्रणाली के जो जन्मदाता हैं वह आपके सिगमंड फ्रायड हैं। और अगला प्रश्न है कि प्रयोजन विधि किस संप्रदाय पर आधारित है? तो प्रयोजन विधि आपके प्रेरकी संप्रदाय पर आधारित हो जाता है। और अगला प्रश्न है कि जब एक स्थिति में सीखी गई बात दूसरी स्थिति में सीखने में सहायता करती है तो उसे क्या कहा जाता है? तो जब कोई एक स्थिति होती है उस पर उससे हम जो सीखते हैं वही दूसरी स्थिति में जो हम पहली स्थिति में सीखती हैं वह हमें सहायता कर देती है, मदद कर देती, हेल्प कर देती है। वह आपकी जो अधिगम होगा वह सकारात्मक अधिगम स्थानांतरण हो जाएगा। तो अधिगम का कौन सा प्रकार हो जाएगा?
सकारात्मक अधिगम स्थानांतरण। तो ये हमने 120 क्वेश्चन टोटल किए। आई होप ये 120 प्रश्न बाल विकास सीडीपी के जो बहुत इंपॉर्टेंट हमने किया। लगभग जितने भी टीटी एग्जाम आए हुए हैं ये सारे प्रश्न पूछे गए हैं। तो आई होप आप अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। बाकी प्रैक्टिस पेपर चल रहे हैं, प्रैक्टिस सेट चल रहे हैं, प्लेलिस्ट ऑलरेडी बना दिया गया है। इंडी स्क्रीन पर आपको प्लेलिस्ट भी मिल गया होगा। ठीक है, चलिए मैं आपके साथ जायसवाल सर मिलता हूँ आपकी अगली मैराथन वीडियो पर, मैराथन क्लास पर, मॉडल पेपर पर, प्रैक्टिस पेपर पर। सभी मित्रों को जय हिंद, वंदे मातरम। धन्यवाद सभी का।